हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर सारथी। आज की क्लास में कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 जर्नल हिंदी की प्रिपरेशन को, और ये है सेकंड थ्योरी क्लास। इससे पहले की थ्योरी क्लास में हमने डिस्कस किया था संज्ञा और उसके प्रकार। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पार्ट 2 जर्नल हिंदी की, जो आपको बहुत हेल्प करेगी इन सभी एग्जाम्स के अंदर जहाँ पर हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी है तो इसी क्लास में ऊपर आई बटन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ेंगे आगे। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आज हम स्टार्ट करेंगे भाववाचक संज्ञा बनाना। ठीक है, भाववाचक संज्ञा आप कैसे बना सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर टॉपिक है संज्ञा से तो वो है भाववाचक संज्ञा। यहीं से अक्सर क्वेश्चन आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ कुछ गोल्डन रूल्स शेयर करूंगी जो मैंने फॉलो किए थे अपने टाइम पर। वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे संज्ञा को समझने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, पहले पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। आपको बताया था भाववाचक संज्ञा होता क्या है, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। देखिए यहाँ पे, यह भाववाचक संज्ञा वो भाव जो किसी भी प्राणी या किसी भी पदार्थ के अंदर मौजूद है उसे बोलते हैं क्या, भाव। उसके गुण, भाव, स्वभाव, इन सबको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस तरीके से आप भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, कॉमा, विशेषण, क्रिया, सर्वनाम और अन्य शब्दों से होता है। तो भाववाचक संज्ञा को हम बना सकते हैं जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, क्रिया से, सर्वनाम से और अन्य शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा को बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है, भाववाचक संज्ञा बनाते समय शब्दों के अंत में पन आता है, त्वय आता है या फिर आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो पन, त्वय, इन शब्दों का हम अंत में प्रयोग करते हैं जब हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। ठीक है, अब देखो, भाववाचक संज्ञाओं की रचना मुख्य 6 प्रकार के शब्दों से होती है। तो यहाँ पे मैंने मुख्य 6 प्रकार यहाँ पे लिख दिए हैं। इन्हीं से मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। जैसे कि फर्स्ट है जातिवाचक संज्ञा से, सेकंड है सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, क्रिया विशेषण से और अव्यय से। तो स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पहले बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा से किस तरीके से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो देखो यहाँ पे है, इस कॉलम में है जातिवाचक संज्ञा और यहाँ पे है भाववाचक संज्ञा। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है जो आपको हेल्प करेंगे समझने के अंदर। ठीक है, तो पशु एक जातिवाचक संज्ञा है। तो पशु से अगर आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है तो यहाँ पे हम पशुता लिख सकते हैं। ठीक है, पात्र से पात्रता, बच्चा से बचपन, नारी से नारित्व। तो इस तरीके से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं जातिवाचक संज्ञा से। इसके बाद है विशेषण से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम बात करेंगे विशेषण से कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले है एक। तो एक किसी संज्ञा शब्द की विशेषता हो सकती है, जैसे कि एक व्यक्ति, है ना, एक पेन, इस तरीके से। तो इसकी अगर मुझे भाववाचक संज्ञा बनानी है तो यहाँ पे हम एकता बना सकते हैं। खट्टा का बन जाएगा खटाई, मोटा का मोटापा, पागल का पागलपन। तो ये सब बन गए भाववाचक संज्ञा। कहाँ से, विशेषण से। तो इस तरीके से बना सकते हैं। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाते हैं, ये सीखते हैं। तो यहाँ पे क्रिया है, देखो, खोजना, इससे बनेगी खोज, पीटना, पिटाई, बुलाना, बुलावा, कूदना, कूद। तो क्रिया बेसिकली आप जानते हैं क्या होता है। क्रिया मतलब होता है वर्ब। जब हम किसी काम को दर्शाते हैं उसे बोलते हैं क्रिया। तो किसी काम का होना होता है क्रिया। तो यहाँ पे खोजना एक काम है, तो खोजना से बन गया खोज, पीटना से बन गया पिटाई, बुलाना से बन गया बुलावा और कूदना से बन गया कूद। अब यहाँ पे है किस तरीके से आपको सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाने को मिल सकती है। देखो यहाँ पे है अपना, अपना से बन गया अपनापन, मम से बन गया ममता, सर्व से बन गया सर्वसव और यहाँ पे आप से बन गया आपा। क्लियर हो गया। तो बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे क्रिया विशेषण से कैसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। देखो यहाँ पे 5th पॉइंट है क्रिया विशेषण से भाववाचक संज्ञा। तो आप जानते हैं, आपने पढ़ा होगा छोटी क्लास के अंदर, क्रिया विशेषण वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं।
जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उन्हें बोलेंगे विशेषण, और जो क्रिया की विशेषता बताएंगे उन्हें बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मंद से बन गया मंदी, दूर से बन गया दूरी, तीव्र से बन गया तीव्रता, और शीघ्र से बन गया शीघ्रता। ठीक है, अब इसके बाद अव्यय से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष का प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये हर अवस्था में सेम रहते हैं, उन्हें बोलते हैं अव्यय शब्द। तो यहाँ पे देखो अव्यय है समीप, बन गया सामीप्य। यहाँ पे है शाबाश, यहाँ बन गया शाबाशी। वाह वाह, यहाँ बन गया वाह वाही। यहाँ बन गया धिक, तो धिक्कार। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये शब्द है ना, इन्हें आप किसी भी लिंग के साथ लगाओ, ये समीप का समीप ही रहेगा। ठीक है, वाह वाह का वाह वाह ही रहेगा, शबाश का शबाश ही रहेगा, ये लिंग के साथ बदलता नहीं है। ठीक है, तो इन्हें बोलते हैं अव्यय शब्द। तो इनसे हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो मुख्यतः रूप से हम 6 तरीकों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। अब बात करेंगे गोल्डन रूल्स के बारे में, जो मैंने अपने खुद के नोट से यहाँ पे लिखे हैं, तो बहुत हेल्प करेंगे ये आपको पॉइंट्स जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बिकॉज भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा से अक्सर प्रॉब्लम आती है। संज्ञा देखो बहुत आसान है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में संज्ञा को कैसे देते हैं आपके सामने वो मैटर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प करेंगे ये पॉइंट्स। देखो स्टार्ट करती हूँ आपको समझाना। देखो यहाँ पे क्या है, पहला गोल्डन रूल क्या है, अगर किसी भी संज्ञा शब्द को बहुवचन में लिखा जाए तो वह शब्द जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है। देखो आपका संज्ञा शब्द कोई भी हो सकता है, चाहे वो हो भाववाचक संज्ञा, चाहे व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो कोई भी संज्ञा शब्द अगर हम उसे बहुवचन में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। उदाहरण क्या है, देखो यहाँ पे ऊंचाइयां नापनी है तो पर्वतों की सैर करो। आप जानते हो ऊंचाई क्या होता है? ऊंचाई जो है ना, ये होती है एक टाइप की भाववाचक संज्ञा। एक मिनट, जो ऊंचाई है यहाँ पे, ये है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है ऊंचाइयाँ, मतलब हमने ऊंचाई का बहुवचन बना दिया। तो यहाँ पे ऊंचाइयाँ नापनी है तो पर्वतों की सैर करो। अब आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, इस पर्टिकुलर शब्द को अंडरलाइन कर देंगे और पूछेंगे कि ये कौन सा प्रकार है संज्ञा का। तो ऑप्शन में होगा भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आप लगा दोगे भाववाचक संज्ञा, क्योंकि ऊंचाई तो भाववाचक है, बट ऊंचाइयां जो है ना वो भाववाचक नहीं है। ठीक है, तो ऊंचाइयां क्या बन जाएगा आपका, जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहाँ पे हम ऊंचाइयां की बात कर रहे हैं, एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में हम ऊंचाई की बात नहीं कर रहे, हम पूरी समस्त जाति की बात कर रहे हैं कि ऊंचाइयां नापनी है तो आप पर्वतों की सैर करो। तो इस केस में ऊंचाइयां आपकी जातिवाचक संज्ञा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं करके आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे सेकंड गोल्डन रूल क्या है, जन्मजात भाववाचक संज्ञा को बनाई हुई भाववाचक संज्ञा से कम प्राथमिकता मिलती है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो जो जन्म से ही भाववाचक संज्ञा है उसको लेस प्रायोरिटी मिलेगी उस भाववाचक संज्ञा से जो बनाई हुई है किसी और शब्द से। उदाहरण देखते हैं यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे है शत्रुता। तो ये शत्रुता जो है ना वो जातिवाचक संज्ञा से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। शत्रु क्या है, आपकी एक जाति तो है, शत्रु आपकी एक जाति है। जैसे कि मित्र एक जाति है, ऐसे ही शत्रु भी एक जाति है। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रही हूँ आपके समझाने के लिए। ठीक है, तो शत्रु, मित्र, ये सब क्या है, जातियां हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शत्रुता, मतलब जातिवाचक से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है ये। तो यहाँ पे देखो शत्रुता जो है ना वो आपकी क्या है, एक बनाई हुई भाववाचक संज्ञा है। और अगर बात करो इच्छा की, तो इच्छा जन्म से ही भाववाचक संज्ञा होती है। इच्छा, प्रेम, मेहनत, ठीक है, ये सब जो शब्द है ना ये बने बनाए जन्म से ही भाववाचक संज्ञा है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी गई है। लेकिन शत्रु में अगर मैं
चाहूँ भाववाचक संज्ञा बनाना तो मैं उसको बना सकती हूँ। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, यहाँ पे आपसे पूछेंगे दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक है, तो ऑप्शन में हो सकता है शत्रुता, इच्छा, और 2 ऑप्शन और ले लो, यहाँ पे राम और यहाँ पे गुच्छा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है और पूछा गया है दिए गए शब्दों में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो कंफ्यूजन होती है कहाँ पे, शत्रुता और इच्छा में, बिकॉज राम तो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम है राम, और यहाँ पे जो गुच्छा है ना ये भी है आपकी समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 और 2 जो है शत्रुता और इच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है एग्जामिनेशन के अंदर, क्योंकि शत्रुता भी भाववाचक संज्ञा बन गया है और इच्छा तो जन्म से ही भाववाचक संज्ञा है। तो ऐसे केस में जब ऑप्शंस में दोनों ऑप्शन हो भाववाचक संज्ञा वाले, तो हमें कौन सा चूज करना है, तो यहाँ पे हम वो चूज करेंगे जो क्या है, बनाई हुई भाववाचक संज्ञा है। तो इस केस में हम इच्छा को टिक नहीं करेंगे, शत्रुता को टिक करके आएंगे। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जामिनेशन में ये दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो संज्ञा पढ़ना अलग बात है और संज्ञा के क्वेश्चन निकालना अलग बात है। आई होप आपको ये दोनों रूल समझ में आ गए होंगे। मैंने इस तरीके से संज्ञा पढ़ी थी, इसीलिए आपके साथ ये सब शेयर कर पा रही हूँ। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे अगले गोल्डन रूल की। अब यहाँ पे ये रूल क्या है समझते हैं, 1 मिनट देना। देखो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा के लिए एक रूल है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए यहाँ मैंने 4 ऑप्शन लिख दिए हैं, हाथी, सभा, रमेश और मेहनत। आपसे पूछा है इन सारे शब्दों में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो रमेश तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, इसके बाद मेहनत क्या है, आपकी भाववाचक संज्ञा है। लेकिन सभा और हाथी में कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ मैंने आपको उदाहरण दे के बताया है समझाने के लिए, क्योंकि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ लिख के ले आऊँगी सेंटेंस तो आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे उदाहरण समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, आप कनेक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पे समझिए जो हाथी है ये जन्मजात जातिवाचक संज्ञा है, जन्म से ही हाथी एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे सभा जो है ना वो है समूहवाचक संज्ञा और साथ ही साथ ये जातिवाचक संज्ञा का उपभाग भी है। जैसे कि आपको मैंने बताया था, देखो थोड़ा पीछे आते हैं। देखो आपको बताया था कि आधुनिक मान्यता के अनुसार संज्ञा के सिर्फ 3 ही प्रकार हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के ही 2 उपभाग हैं, मतलब सब पार्ट हैं। कौन कौन से, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो प्राचीन मान्यता के अनुसार तो 5 अलग अलग भेद होते हैं, लेकिन जो अब मॉडर्न सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग क्या है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा मुख्यतः 3 ही भेद है। और समूहवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा के ही उपभाग माने जाते हैं। तो वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे सभा जो है ना वो समूहवाचक है, लेकिन वो जातिवाचक का भी एक पार्ट है। और यहाँ पे जो हाथी है वो जन्म से ही क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो इस केस में हम हाथी को टिक करके आएंगे, ना कि सभा को। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हाथी नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा। तो आप जानते हैं गंगा एक विशेष नदी का नाम है, मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा इस केस में। तो यहाँ पर अब देखो गंगा, रमेश और मेहनत तीनों में से कोई भी जातिवाचक संज्ञा नहीं है। लेकिन जो सभा है ना, सभा क्या है, समूहवाचक तो है लेकिन साथ ही साथ जातिवाचक का उपभाग भी है। तो क्वेश्चन में अगर पूछेंगे जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो यहाँ इस केस में हम सभा को टिक करके आ सकते हैं एग्जाम में, बिकॉज सभा जो है ना वो समूहवाचक तो है लेकिन उसके साथ वो जातिवाचक का उपभाग भी मानी जाती है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सभा को टिक करके आ सकते हैं। या फिर अगर सभा ना होके यहाँ पे होता सोना, तो सोना भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है और साथ ही साथ वो जातिवाचक का उपभाग है। तो उस केस में हम जातिवाचक में उसे लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लास्ट रूल है अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा। तो क्वेश्चन में कई बार आपको ऐसा देखने को मिल सकता है कि अव्यय से निर्मित हुई भाववाचक संज्ञा पहचानिए। तो कैसे पहचानेंगे आप, देखो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन है मूर्खता, बुराई, शाबाशी और लड़ाई। ठीक है,
तो देखो यहाँ पे मूर्खता जो है ना वो विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। मूर्ख आपकी होती है विशेषण, मूर्ख प्लस ता, यहाँ पे ता प्रत्यय का इस्तेमाल किया गया है, तो मूर्ख प्लस ता बन गया मूर्खता। तो यहाँ पे विशेषण से निर्मित ये भाववाचक संज्ञा है, मतलब ये तो ऑप्शन नहीं है हमारा। यहाँ पे है बुराई, यहाँ पे बुराई जो है ना ये भी आपकी विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। कैसे? बुरा प्लस ई, बुरा प्लस ई प्रत्यय है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बुरा क्या है आपका विशेषण होता है, तो यहाँ पे ये भी हमारी भाववाचक संज्ञा अव्यय से बनी हुई नहीं है। इसके बाद शब्बाशी, देखो यहाँ पे शब्बाशी में है शब्बाश प्लस ई प्रत्यय, तो शब्बाश जो शब्द है ये अव्यय शब्द है। अव्यय आप जानते हैं वो शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष और कारक का प्रभाव नहीं पड़ता। तो शब्बाश आप किसी के साथ यूज़ करें ये ऐसे का ऐसे यूज़ में आता है। तो यहाँ पे सब शब्बाश से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है शब्बाशी, तो ये हमारा आंसर बन गया। और यहाँ पे जो लास्ट है लड़ाई, ये है क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा, क्योंकि लड़ाई में क्या है लड़ प्लस आई, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर नहीं हुआ। हमारा आंसर है शब्बाश प्लस ई शब्बाशी, ये एक अव्यय शब्द है और अव्यय शब्द से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है शब्बाशी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्मेट में ही आपको रूल समझा दिए। तो आई होप आपको ये चारों रूल समझ में आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे यहाँ पे संज्ञा के प्रयोग के बारे में। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे बात करेंगे, जस्ट अ मिनट। जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कब इस्तेमाल किया जाता है? कभी कभी जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में होता है, तो वो केस कौन से हैं? देखो, तो देखो यहाँ पे जैसे पुरी से जगन्नाथपुरी, तो पुरी एक क्या है बेसिकली आपकी जातिवाचक संज्ञा है। इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जगन्नाथपुरी को, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे है देवी से दुर्गा को, दाऊ से कृष्ण के भाई बलदेव का हम यहाँ पे बता रहे हैं। स्वतः से विक्रमी स्वतः का, भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र का और गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है। तो देखो पुरी से हम जगन्नाथपुरी को बता रहे हैं, देवी से दुर्गा को बता रहे हैं। तो देवी तो बहुत सी देवियाँ होती है, लेकिन हम यहाँ पर देवी से दुर्गा माता को यहाँ पर बता रहे हैं। दाऊ से हम कृष्ण के भाई बलदेव को बता रहे हैं और स्वतः से हम विक्रमी स्वतः का यहाँ पर बोध करवा रहे हैं। और इसके बाद भारतेंदु से बाबू हरिश्चंद्र का और गोस्वामी से तुलसीदास जी का बोध होता है, ठीक है। इसी तरह बहुत सी योग रूढ़ संज्ञाएं मूल रूप से जातिवाचक होते हुए भी प्रयोग में व्यक्तिवाचक के अर्थ में चली आती हैं, ठीक है। तो ये वैसे मूल रूप से तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब प्रयोग में आती है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ही दिखाई पड़ती है, जैसे गणेश, हनुमान, हिमालय, गोपाल आदि, ठीक है। तो ये सब आपके क्या है, वो जातिवाचक संज्ञा है जो वाक्य में प्रयोग होने पर व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह दिखाई देती है। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, उदाहरण है राम एक सेवक है। तो जो सेवक होते हैं ना वो तो बहुत सारे हो सकते हैं, एक जाति है, लेकिन यहाँ पे राम की हम बात कर रहे हैं। ये जो सेवक है ना ये कौन है? राम है। तो यहाँ पे ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा को दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चे कल अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बच्चे, बच्चा क्या होता है? एक जातिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पे विशेष बच्चे की बात कर रहे हैं, विशेष बच्चों की, ठीक है। तो बच्चे कल अयोध्या दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये जो बच्चे हैं ना ये जातिवाचक ना होके व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध करवा रहे हैं। तो इस तरीके से हम कभी कभी क्या करते हैं, जातिवाचक संज्ञाओं का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में कर लेते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे नेक्स्ट की। देखो यहाँ पर व्यक्तिवाचक से जातिवाचक की बात कर रहे हैं, कैसे? देखो कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक अन्य व्यक्तियों के अर्थ में होता है। देखो यहाँ पर है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जब वो प्रयोग में आई तो वो जातिवाचक संज्ञा का बोध करवाती है। कैसे? देखते हैं यहाँ पे, ऐसा किसी व्यक्ति का असाधारण गुण या धर्म दिखाने के लिए किया जाता है। ऐसी अवस्था में व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है।
जैसे यहाँ पे देखो उदाहरण है, गांधी अपने समय के कृष्ण थे। तो यहाँ पे गांधी जी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम उन्हें कृष्ण बता रहे हैं। तो यहाँ पे कृष्ण हम बता रहे हैं, लेकिन ये जो कृष्ण है ना, ये जातिवाचक को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे, तो ये कृष्ण एक जाति को दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। जब मैंने कृष्ण बेसिकली क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जब ये प्रयुक्त में आई तो यहाँ पे ये जातिवाचक संज्ञा में बदल जा रही है। एक और एग्जाम्पल है, यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। तो यशोदा की बात कर रहे हैं और ये हमारे घर की लक्ष्मी है। तो यहाँ पे लक्ष्मी है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन जब ये इस्तेमाल में आई तो यहाँ पे लक्ष्मी एक जातिवाचक संज्ञा की तरह यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पे है तुम कलयुग के भीम हो। तो यहाँ पे तुम कलयुग के भीम, यहाँ पे जो भीम है ये भी एक जातिवाचक संज्ञा को दिखा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्या है, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बीच में क्या रिलेशन है यहाँ पे समझते हैं। कभी कभी भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में होता है। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल केसेस हैं जहाँ पर हम भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा की तरह प्रयोग में लेते हैं। उदाहरण देखो यहाँ पे, ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। देखो यहाँ पहरावा भाववाचक संज्ञा, हम बोलते हैं उसका पहरावा अच्छा है। तो यहाँ पे पहरावा जो होता है ना, वो एक भाव है जो दिखता नहीं है, बस महसूस करते हैं उसे हम, ठीक है। तो पहरावा एक भाववाचक संज्ञा होता है, लेकिन यहाँ हम बोल रहे हैं ये सब कैसे अच्छे पहरावे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आपको मैंने बताया भी था कि जब हम किसी भी संज्ञा को बहुवचन संज्ञा में लेके आते हैं तो वो एक जाति को रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा पहरावा अब बहुवचन में आने के बाद जातिवाचक संज्ञा बन चुका है। तो किंतु प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में हुआ तो पहरावे से पहनने के वस्त्र का बोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहरावे है ना, ये आपके एक जाति को दिखा रहे हैं, जो कि एक पहनने के वस्त्र की एक अवस्था होती है। किस तरीके से आपने वस्त्र पहने, ये आपका पहरावा होता है, ठीक है। तो आपको बताया था मैंने गोल्डन रूल में कि जब भी हम किसी भी संज्ञा को बहुवचन में लिखते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो ऐसी यहाँ पर जो भाववाचक संज्ञा पहरावा थी, वो जब हमने लिखी बहुवचन में तो वो बन गई क्या, जातिवाचक संज्ञा। तो ये कुछ स्पेशल केस थे जो संज्ञा में आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस के बारे में। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर है ये क्वेश्चन, समझ लेना। देखो यहाँ पे, मित्रता निभाना सबके बस की बात नहीं है, रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा। तो यहाँ पे रेखांकित है मित्रता, तो ऑप्शंस है भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो आप जानते हो मित्रता क्या है, मित्र से बनी हुई भाववाचक संज्ञा। मित्र क्या है आपका, एक मित्र एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन जब मित्र में हम ता प्रत्यय जोड़ते हैं तो बन जाता है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर मित्रता बन गया भाववाचक संज्ञा, ना कि जातिवाचक। मित्र आपकी जातिवाचक संज्ञा, लेकिन मित्र प्लस ता है भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पे मित्रता निभाना सबके बस की बात नहीं है, तो यहाँ पे मित्रता बन गई आपकी भाववाचक संज्ञा, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट इज सेना किस प्रकार की संज्ञा है। बहुत ही आसान है, सेना आप जानते हो क्या होता है, सभी सैनिकों के समूह को बोलते हैं सेना। तो यहाँ पर समूहवाचक संज्ञा है आपकी सेना, ठीक है। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, नदी निम्न में से कौन सी प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पे नदी की बात कर रहे हैं, जो नदी आपका शब्द है ये किस संज्ञा का प्रकार हो सकता है, जातिवाचक का, समूहवाचक का, भाववाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो आप जानते हो नदी एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे नदी तो कोई सी भी हो सकती है ना, गंगा, यमुना, सरस्वती। तो यहाँ पे एक जातिवाचक संज्ञा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये सारे प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन है, ठीक है। मिठास निम्न में से कौन सी प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। तो मिठास क्या है, बेसिकली एक पदार्थ का गुण है। एक मिठाई है, लड्डू है या फिर कोई मिठाई है, उसके अंदर गुण है, उसके अंदर मिठास है, तो वो है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो यहाँ पर जातिवाचक नहीं होगा, समूहवाचक नहीं होगा, भाववाचक होगा और ना ही व्यक्तिवाचक होगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की,
मुस्कुराहट एक भाववाचक संज्ञा है जो कि क्रिया डैश से बना है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। यहाँ पूछा हुआ है कि मुस्कुराहट एक भाववाचक संज्ञा है जो किसी क्रिया से बना हुआ है। तो कौन सी क्रिया से बना है मुस्कुराहट? ममता से बना है? नहीं। मुस्कुराना से बना है, मुस्कान से बना है, या फिर हंसी से बना है? तो यहाँ पे देखो, मुस्कान नहीं, मुस्कुराना आपकी क्रिया होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मुस्कुराना से बना है मुस्कुराहट। ठीक है, तो ये बन गया भाववाचक संज्ञा। तो मुस्कुराना जो होता है वो आपकी एक क्रिया होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, धिक् की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो धिक् की भाववाचक संज्ञा क्या हो सकती है? धिक्कार, दिक, अधिक, या फिर धक धक। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर है धिक्कार। ठीक है, धिक्कार एक भाव है जो कि धिक से बना हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। मना की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो मना जो है इसकी भाववाचक संज्ञा क्या बन सकती है? मनाही, मनसा, मानस, या फिर मन। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा मनाही। मनाही एक भाव है, जैसे हम बोलते हैं कि रमेश को बाहर जाने की मनाही है। तो मनाही एक भाव है ना, जो दिखता नहीं है लेकिन होता है। तो यहाँ पे मना से जो भाववाचक संज्ञा बनेगा वो होगा मनाही। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में हमें कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो यहाँ पे रेखांकित शब्द जो है उसकी आपको संज्ञा बतानी है, और यहाँ पे रेखांकित शब्द है चंद्रगुप्त। अब देखो यहाँ पे इतिहास में हमें कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त जो है ना, वो वैसे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे वो एक जाति को दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस रूल को फॉलो करना है। देखो यहाँ पे ये रूल फॉलो हुआ है, कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक में होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे था, तुम कलयुग के भीम हो। तो भीम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पे इस सेंटेंस में वो एक जाति को दिखा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे जो ये सेंटेंस है आपका, इतिहास में हमें कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। तो यहाँ पे कई चंद्रगुप्त मतलब क्या है कि ये एक जाति को बता रहा है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जातिवाचक संज्ञा, ना कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ संज्ञा को। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा के रूप में क्या प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे एक वाक्य आपको बताना है यहाँ पे कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो संज्ञा शब्द है, वह इनमें से एक को जानता है। अब यहाँ पे समझना, देखो जो एक है ना वो होती है विशेषण, लेकिन कब? जब उसके पीछे संज्ञा लगी हो। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे एक दुकान, एक दुकान, तो यहाँ पे दुकान क्या है? दुकान है आपकी जातिवाचक संज्ञा, और यहाँ पे इसके आगे हमने एक लगा दिया। तो यहाँ पे जो एक है ना, ये है विशेषण, क्योंकि ये इस दुकान की विशेषता बता रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वह इनमें से एक को जानता है। अब यहाँ पे ये जो एक है ना, इसके पीछे कोई संज्ञा नहीं है, तो मतलब यहाँ पे ये संज्ञा का काम खुद से कर रहा है। तो यहाँ पे जो एक है वो आपकी संज्ञा को दिखा रहा है तो नहीं है, वह तो आपका सर्वनाम है, इनमें भी नहीं है, और यहाँ पे जो एक है वो आपकी संज्ञा को बता रहा है। बिकॉज मैं बोल रहा है वह इनमें से एक को जानता है, जो एक होगा वो संज्ञा ही तो होगा ना कोई भी। तो यहाँ पे संज्ञा यहाँ पर एक को दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन देखो क्या है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, मतलब कोई चेंज उत्पन्न नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? क्रिया शब्द, विशेषण शब्द, संज्ञा शब्द, या फिर अव्यय। तो उसे बोलते हैं अव्यय। ठीक है, तो ये आपका प्रीवियस पेपर का क्वेश्चन है असिस्टेंट अकाउंटेंट का। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। देखो, निम्नलिखित वाक्य में क्रियार्थक संज्ञा क्या है? तो यहाँ पे क्रियार्थक संज्ञा क्या है पहले ये समझ लो। यहाँ पे है, एक मिनट, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। ठीक है, मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो यहाँ पे ऐसी संज्ञा बतानी है जो आपको क्रिया से मिलके बनी है। क्रियार्थक का मतलब बेसिकली यहाँ पे ये है जो क्रिया से मिलके बनी हुई संज्ञा है। तो यहाँ पे देखो, ठहरना जो होता है, ठहरना ये क्या है? क्रिया है। ठहरना एक क्रिया होती है। अब यहां पे क्या है?
मंत्री जी के ठहरने की व्यवस्था कीजिए। तो यहाँ पे ठहरने का मतलब क्या है? ठहरने का मतलब यहाँ पे है ये क्रिया से बनी हुई एक संज्ञा है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? मंत्री जी बनेगा नहीं, ठहरने बनेगा, बिल्कुल ठीक है। व्यवस्था नहीं होगा, यहाँ पे कीजिए भी नहीं होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ठहरने। ठीक है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वैधव्य एक भाववाचक संज्ञा है जो कि विशेषण डैश से बना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैधव्य है भाववाचक संज्ञा किस विशेषण से बना हुआ है? वैध से, विधानिक से, विधवा से या फिर विवाह से। तो यहाँ पे जो विधवा है ये एक विशेषण है, जैसे कि विधवा औरत। ठीक है। तो औरत एक जातिवाचक संज्ञा है, तो उस औरत की विशेषता है कि वो विधवा है, तो वहाँ पे विधवा है विशेषण। बट यहाँ पे हमने विधवा से बना दिया वैधव्य। तो जो भाव होता है ना विधवा के अंदर वो होता है वैधव्य। तो यहाँ पे वैधव्य जो भाववाचक संज्ञा है वो विधवा से बनी हुई है, तो ये आपकी विशेषण है। ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, विधवा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधवा। ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे होमवर्क क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे कुछ होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए जो आपको होमवर्क में करके आने हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला है सुंदरता में संज्ञा कौन सी है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और समूहवाचक। तो आपको कमेंट बॉक्स में इन क्वेश्चंस का आंसर देना। और कैसे देंगे? ऐसे देंगे। देखो कमेंट में मुझे आंसर चाहिए आप सबका। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए है, सेकंड का मान लो सी है, तो इस तरीके से आप आंसर देंगे। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, कौन सा शब्द भाववाचक है? सोना, विद्यालय, फूल या फिर पशुता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया। इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इस पूरे सेंटेंस के अंदर रमेश ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, यहाँ से लेके यहाँ तक इस सेंटेंस में कहाँ पर भाववाचक संज्ञा है? रमेश है क्या, सुरेश है, मित्रता या फिर निर्वाह है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में संज्ञा है कौन सी? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? तो राष्ट्रपति भवन जो ये शब्द है ये कौन सी संज्ञा का प्रकार है? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? ऊंचा, ऊंचाई, कुशल या फिर गहरा? तो यहाँ पे आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऊंचा है, ऊंचाई है, कुशल या फिर गहरा? इसके बाद अगला प्रश्न है, विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा है जो विशेषण से बनी हुई है? कलाई, महान, लड़कपन और ऊंचाई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक? इसके बाद नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई या फिर उतराई? इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? बहुत आसान है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो आपको यहाँ पे नहीं पे ध्यान देना है। ठीक है। जवान, बालक, सुंदर या मनुष्य? इसके बाद नेक्स्ट है, बुलाना से भाववाचक संज्ञा को पहचानिए। बुला, बोलना, बुलावा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए लर्नर सारथी चैनल को। और ऐसे आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को हिट कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे लिंक गिवन है और साथ ही साथ ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको इस क्लास के कुछ देर बाद मैं कंप्यूटर नॉलेज में सी प्रोग्रामिंग की पूरी कंपाइल्ड PDF आपको देने वाली हूँ पार्ट 4 तक। ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। हमने 2 क्लास में संज्ञा खत्म कर लिया है, अब ऐसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे और उसे 2 क्लास में ख़त्म करते हुए चलेंगे ताकि हमारा टाइम पे सिलेबस पूरा हो जाए। तो आज की क्लास का फीडबैक आप देंगे कमेंट बॉक्स में और फीडबैक के साथ साथ जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए हैं उन सभी क्वेश्चन के आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे ताकि आपको क्या समझ में आया ये पता चल जाए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।